कि सबसे बड़ी खबर यह है कि राजौरी में आतंकवादियों ने जिन राइफल से हमारी सेना के जवानों पर हमला किया वो वही राइफल्स हैं जो अमेरिका ने पाकिस्तान की सेना को दी थी। इस राइफल को M4 कार्बाइन कहते हैं और इसका इस्तेमाल बुलेट प्रूफ गाड़ियों और बसों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। और वर्ष 2016 के बाद से यह चौथी बार है जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अमेरिका में बनी इन राइफल्स का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब पाकिस्तान से यह सवाल पूछेगा कि उसने जो राइफल्स पाकिस्तान की सेना को दी थी वो आतंकवादियों के पास कैसे पहुंच गई। अमेरिका जैसे देश हैं उन्हें पन्नू की जान की तो बड़ी चिंता रहती है। वो भारत सरकार से पूछते हैं कि आप पन्नू को मरवाना चाहते थे, यह कैसे हो सकता है। लेकिन अमेरिका की सरकार को जो असली काम करना चाहिए वो ये है कि वो पाकिस्तान से पहले पूछे कि उसके देश में बनी राइफल्स जो उसने पाकिस्तान की सेना को दी थी वो आतंकवादी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हमले की जिम्मेदारी जिस आतंकवादी संगठन ने ली है उसका नाम है पीपुल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट। और यह कोई नया आतंकवादी संगठन नहीं है बल्कि ये जैश ए मोहम्मद का ही नया नाम है जो पिछले 4 वर्षों से इस नए नाम के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है, इस नए नाम के साथ ऑपरेट कर रहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अब आतंकवादियों ने भी अपनी दुकानों के नाम बदलने शुरू कर दिए हैं जिससे वो लोगों को आसानी से गुमराह कर सकते हैं। और जैसे ही ये जो बड़ी बड़ी आतंकवाद की दुकान है, संयुक्त राष्ट्र जैसी जो संस्थाएं हैं जब इन पर प्रतिबंध लगा देती हैं तो फिर ये नए नाम से एक दूसरी दुकान खोल लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का नया नाम है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, जिसका मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जो फांसीवादी ताकतों से लड़ रहा है। यहां एक और चिंताजनक बात यह है कि अब कश्मीर की तुलना में जम्मू में आतंकवादी हमले ज्यादा हो रहे हैं और अब आतंकवादियों ने अपने हमलों का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया है। आतंकवादी अब एक नई तरह की रणनीति अपना रहे हैं और आज ये रणनीति हम आप सबको बताएंगे। पहले आतंकवादी उरी और कुपवाड़ा के हमलों की तरह सेना के ठिकानों को निशाना बनाते थे। आपको याद होगा उड़ी में भी ऐसा ही हमला हुआ था, कुपवाड़ा में भी ऐसा ही हमला हुआ था जहां सेना के कैंप्स पर हमला करते थे आतंकवादी। लेकिन वर्ष 2021 के बाद से आतंकवादी अब सड़क के बीचों बीच सेना के काफिलों पर, सेना की गाड़ियों पर हमले कर रहे हैं और ये हमले पूरी तैयारी के साथ किए जाते हैं। इस हमले में भी आतंकवादियों ने घटनास्थल की कई दिनों तक रेकी की, पूरा होमवर्क किया और फिर पूरी योजना के बाद यह तय किया कि वो राजौरी में उसी स्थान पर भारतीय सेना की गाड़ियों को निशाना बनाएंगे जहां सड़क उबड़ खाबड़ है, यानी सड़क समतल नहीं है, खराब सड़क है और जहां इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है और अगर हमले के बाद सेना चाहे भी, सेना के जो जवान हैं उनके ड्राइवर्स हैं वो चाहे भी तो तेज गति से गाड़ी चला नहीं सकते। इसलिए एक ऐसे पैच को चुना गया जहां पर सड़क बहुत ही खराब थी। इसके अलावा आतंकवादियों ने हमला करने के लिए एक ऐसे स्थान को चुना जहां से सबसे पास का रिहायशी इलाका भी 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे दूर दराज के इलाकों में जब कोई हमला होता है तो वहां सेना के लिए तुरंत पहुंचना, सहायता पहुंचना संभव नहीं होता और इसी का फायदा उठाकर आतंकवादी भागकर आसपास के घने जंगलों में छिप जाते हैं और इस हमले में भी यही हुआ। भारतीय सेना के मुताबिक यह हमला उस समय हुआ जब आतंकवादियों की तलाश में यहां एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन पहले से ही चल रहा था और इस क्षेत्र में सेना के जवान ट्रक और गाड़ियों से लगातार पहुंच रहे थे और इसी काफिले में शामिल एक ट्रक और गाड़ी पर आतंकवादियों ने घात लगाकर यह हमला किया। इसके अलावा यह बात जानकर आज आपका खून खौल उठेगा कि इस हमले में 2 जवानों के शव क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं और सेना के मुताबिक हमारे शहीद जवानों के हथियार भी गायब हैं। यानी ये आतंकवादी इन हथियारों को अपने साथ ले गए और अब भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं इस समय भी राजौरी में घने जंगलों के बीच इन आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
राजौरी में सेना पर घातक हमला। आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद। सेना के काफिले पर घात लगाकर बोला हमला। देश के 2 जवानों के शव शत-विशत कर दिए। सेना के काफिले से हथियार लूटकर भागे आतंकी। फिर एक बार पाकिस्तान के नापाक आतंकियों ने किया है भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर वार। लेकिन हमारी सेना भी है तैयार। अब मिलेगा ऐसा करारा जवाब कि नापाक आतंकियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। जिस तरह से नापाक आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में अपनी कायरता का सबूत दिया है, हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा है। भारतीय सेना के एक-एक जवान के सीने में बदले की आग धधक रही है। जिन जंगलों में छुप कर आए आतंकियों ने सेना के काफिले पर अटैक किया, उन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप सेना के हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं कैसे जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। जिस तरह से आतंकियों ने हमारे जवानों को शत-विशत किया है, उनका हश्र उससे भी बुरा होने वाला है। आपको बता दें कि जिन जवानों पर हमला हुआ वो इस इलाके में बुधवार से चल रहे सर्च ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे थे। समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी क्षेत्र में। यहीं पर दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक इनपुट था कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, और उसके बाद यहां पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया गया बुधवार शाम को। और कल यानी बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों को सफलता मिली आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में। लेकिन जब वहां पर अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही थी, अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीमें भेजी जा रही थी, वहां पर आतंकवादी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और उन्होंने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। तभी राजौरी और पुंछ के बीच बफलियाज इलाके में एक खतरनाक मोड़ पर पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमारे जवान मुकाबला करने लगे, लेकिन हमला घात लगाकर किया गया और हमारे 4 जवान शहीद हो जाते हैं, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। फौजी जवानों के टूटे हेलमेट देखिए और अपने लाल रंग के खून से लाल हो चुकी जमीन पर फैले ये खूनी धब्बे भी। आप अपने देश में चल रही राजनीति को तो हर रोज देखते ही रहते हैं, जो पार्टियों के बीच चलती है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, जिसके जरिए पार्टियां चुनाव जीतना चाहती हैं। वो चुनावों के लिए होता है, वोटों के लिए होता है। लेकिन वैश्विक राजनीति क्या होती है, उसका ही ये नतीजा आपको देखने को मिलेगा जो ये हमला हुआ है। अब देखिए, इसमें चीन और पाकिस्तान दोनों ने गठबंधन कर लिया है और दोनों क्या चाहते हैं? दोनों चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अस्थिर हो जाए। चीन ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अगर आतंकवाद और ज्यादा बढ़ेगा तो भारतीय सेना ने जो अपनी पूरी ताकत आजकल चीनी सीमा पर, चीन के साथ जो सीमा है वहां लगा रखी है, लद्दाख में लगा रखी है, चीन ये चाहता है कि वहां से भारतीय सैनिकों की संख्या कम हो जाए और कश्मीर में हालात इतने खराब हो जाएं कि भारतीय सेना को अपने जवान वापस से जम्मू कश्मीर में तैनात करने पड़े, जिससे लद्दाख का जो इलाका है उस पर से भारतीय सेना की जो नजर है और जो पूरा वहां का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाए, और यही चीन चाहता है। इसलिए अब चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो एक सुपर पावर चीन जो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, और आतंकवादी हथियार कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं? जो हथियार अमेरिका से आ रहे हैं। ये अमेरिका जो हथियार, मेड इन अमेरिका हथियार जो है, ये अमेरिका पाकिस्तानी सेना को जो हथियार देता है, इस नाम पर देता है कि पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों से लड़ेगी, और अमेरिका इन हथियारों को सेना को देता है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की सेना इन्हें आगे सप्लाई कर देती है आतंकवादियों को। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल तो अमेरिका से बनता है कि अमेरिका अपने आप को आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, आतंकवाद के खिलाफ अपने आप को सबसे बड़ी ताकत मानता है। किसी भी देश में आतंकवाद के नाम पर वो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान से आज ये नहीं पूछ सकते कि हमारे जो हथियार हैं वो आतंकवादियों तक कैसे पहुंच रहे हैं? और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अमेरिका जैसे देशों को पन्नू जैसे आतंकवादियों की तो इतनी चिंता है, लेकिन अमेरिका इस हमले पर क्या कहेगा? आज पूरी दुनिया को अमेरिका से सवाल पूछना चाहिए। यह हमारे देश के लिए एक बहुत दुख भरी खबर है, क्योंकि हमने अपने 4 सैनिकों को खो दिया है। उन 4 सैनिकों के परिवारों के बारे में सोचिए
इसलिए अब हम इन तस्वीरों को आपको दिखाएंगे जो बिहार के नवादा जिले से आई हैं। और ये जो घर आप देख रहे हैं, टूटा फूटा घर, राजौरी में शहीद हुए राइफलमैन चंदन कुमार का है। 28 वर्ष के चंदन कुमार की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो अगले कुछ महीनों में अपने इसी घर की छत पक्की करवा देंगे और छुट्टी लेकर घर भी आएंगे। लेकिन 21 दिसंबर को वो शहीद हो गए और अपने पीछे अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप को छोड़ गए। ये हमारे शहीद का घर है, देख लीजिए आप। और आप जा तो नहीं पाएंगे, लेकिन दूर से ही मैं चाहूंगा कि आप प्रणाम कर लीजिए। इसी तरह की कहानी शहीद नायक करण सिंह यादव की है, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहता है। 26 साल के करण सिंह यादव की 2 बेटियां हैं और हमले से पहले उन्होंने अपनी बेटी और अपने पिता से कहा था कि वो फरवरी में छुट्टियों पर घर आएंगे, लेकिन वो भी अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाए और देश की रक्षा के लिए, आप सब की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये उनका घर है। करण सिंह यादव अपने पीछे अपनी पत्नी, 2 बेटियों और बूढ़े माता पिता को छोड़ गए हैं, लेकिन उनका परिवार न जाने किस मिट्टी का बना है कि वो रोते हुए भी अब भी यही कह रहे हैं कि उन्हें अगले जन्म में भी ऐसा ही बेटा चाहिए जो भारत की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे सके। इसी हमले में गढ़वाल राइफल्स के नायक वीरेंद्र सिंह भी शहीद हो गए और उनकी उम्र थी सिर्फ 32 वर्ष और उनका परिवार उत्तराखंड के चमोली में रहता है। वीरेंद्र सिंह की भी 2 बेटियां हैं जो अब लगातार यही सवाल पूछ रही हैं कि उनके पिता को क्या हुआ है और उनके पिता कब आएंगे। बाकी जवानों के परिवार की तरह वीरेंद्र सिंह का परिवार भी काफी गरीब है और उनके पिता एक किसान है। लेकिन सोचिए, अब उन्हें अपने बेटे के पार्थिव शरीर को कंधा देना होगा और एक पिता के लिए इससे मुश्किल क्षण कोई और नहीं हो सकता कि उसे अपने बेटे के शव को कंधा देना पड़े। इसी हमले में राइफलमैन गौतम कुमार भी वीर गति को प्राप्त हो गए, जो उत्तराखंड के कोटद्वार से थे और पिछले हफ्ते ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। और उनका परिवार जो है उनकी शादी की तैयारियां कर ही रहा था। सोचिए, जो परिवार अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा हो, उसे अगर उस बेटे की शहादत की खबर मिले तो आज उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन शहीद गौतम कुमार का परिवार यह कह रहा है कि इस शहादत से उनका सीना और भी गर्व से चौड़ा हो गया है। घर हमने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि होली में आएंगे। ये फरवरी में आने कह रहा था। घर हमने पूछा था तो वो बोल रहे थे कि होली में आएंगे। होली में? हाँ, अभी नहीं आएंगे। हमने कहा था कि मेला है, आ जाते छुट्टी लगा के। तो कह रहे थे छुट्टी नहीं मिली, यदि होली को आएंगे। मौजूदा समय में कहाँ पोस्टिंग थी भाई? तब तो जम्मू में ही थी। जम्मू में? हाँ, शादी हो चुकी है। तो फैमिली बाकी बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यहीं पे हैं। एक लड़का एक लड़की। परिवार में और कौन कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब जो है 2 बहनी है, मतलब उनकी। हाँ हाँ, करण के मतलब एक लड़की है, एक लड़का करण का, और 1 साल की लड़की है। वो लड़का है 1 साल का और 6 साल की लड़की होगी करण की। करण से आखिरी बार आपकी बात हुई थी कब हुई थी परिवार से? ये परसों हुई थी। कुछ बात हुआ, कुछ कह रहा था करण? ये फरवरी में आने कह रहा था। वो शहीद इसलिए हुआ है क्योंकि वो वहाँ पे जाग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे सोए, हम अपनी रात की नींद को चैन से गुजार सके, इसके लिए वो शहीद हुआ है। तो पूरे इस मतलब हमारे गांव में काफ़ी लोग मातम में हैं, काफ़ी दुखी हैं। अब ये सैनिक होली पर अपने घर नहीं आएंगे। जो वादा उन्होंने किया था, होली पर ही नहीं, अब ये कभी नहीं आएंगे। और आप सोचिए, हमारे देश के जो सैनिक हैं
उनके परिवार भी किस मिट्टी के बने होते हैं। उनके परिवार असल में बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। इसलिए आपको कभी भी किसी सैनिक का कोई परिवार मिले तो उसे सलाम करना कभी भी भूलिए मत। एक और बात है, असल में हमारे देश के जो असली नायक हैं वो ये हैं। हमारे देश में परंपरा तो ये है कि हम लोग सोचते हैं, हम फिल्मों में, सिनेमा में जो बड़े पर्दे पर जिन एक्टर्स को देखते हैं हम उन्हें हीरो मानने लगते हैं, हम उन्हीं को नायक मानते हैं। लेकिन असली नायक ये है। और आगे चलकर जब इन शहीदों पर कोई फिल्म बनेगी और इनके किरदार में आपको कोई दूसरा एक्टर दिखाई देगा तो आप उस एक्टर को तो सलाम करेंगे, उस एक्टर को बहुत पुरस्कार भी मिलेंगे, बहुत नाम भी होगा, आप उनके लिए तालियां भी बजाएंगे। लेकिन वही तालियां आप इनके लिए बजाइए और इन्हें अपना असली नायक मानिए। अब हम आपको यह बताएंगे कि अक्सर मोबाइल फोन में व्यस्त रहने वाले राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगता है कि भारत में लोग बेरोजगार होने की वजह से मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल ने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं को, ज्यादातर बड़े नेताओं के हाथ में आपने कभी मोबाइल फोन देखे ही नहीं होंगे। कोई बड़ा नेता अपने हाथ में मोबाइल फोन लेकर नहीं चलता, ना ही शायद जेब में आपने देखा होगा। और सार्वजनिक जगहों पर भी आपने बड़े बड़े नेताओं को, यहां मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं जिस लीग में राहुल गांधी हैं, बड़े नेताओं में आपने किसी को नहीं देखा होगा कि वो कहीं सार्वजनिक जगह पर बैठा है और मोबाइल फोन पर कुछ कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन का शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले बड़े नेता हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति के अपमान का वीडियो भी राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन पर ही बना रहे थे और आप कह सकते हैं कि हो सकता है बाद में वो इसकी रील्स बनाते। इसके अलावा आज भी जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें राहुल गांधी अपने भाषण से पहले अपने मोबाइल फोन पर ही व्यस्त थे। ये देख लीजिए आप, और उसकी तस्वीरें इस समय आपके पास हैं। तो राहुल गांधी तो खुद भी अपने मोबाइल फोन पर काफी समय बिताते हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि उनके पास भी कोई काम नहीं है? उनके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी हैं, उनके हाथ में आपको कभी मोबाइल फोन दिखाई नहीं देगा। उनके आसपास इंडिया गठबंधन में जो और भी लोग शामिल होते हैं, आप नीतीश कुमार को भी देखते हैं, लालू यादव को भी देखते हैं, उद्धव ठाकरे को भी देखते हैं, और भी तमाम नेता, ममता बनर्जी को भी देखते हैं। आपने उन्हें कभी सार्वजनिक रूप से मोबाइल फोन में व्यस्त नहीं देखा होगा। वर्ष 2019 में भी जब पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तब भी अपने मोबाइल फोन के साथ व्यस्त रहने के लिए राहुल गांधी की उस समय काफी आलोचना हुई थी, क्योंकि ऐसे शोक के समय में तो कम से कम राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए मोबाइल फोन छोड़ सकते थे। और वर्ष 2019 में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी लोकसभा में राहुल गांधी को मोबाइल फोन पर व्यस्त पाया गया था। उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बैठक से लेकर और भी कई मौकों पर राहुल गांधी हमेशा मोबाइल फोन पर व्यस्त नजर आ चुके हैं। और यही वजह है कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से यह पूछा कि अगर मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग बेरोजगार हैं तो फिर राहुल गांधी खुद को क्या मानते हैं। अगर आप राहुल गांधी जी का देखेंगे, संसद में नजर नहीं आते हैं, संसद में भी आते हैं तो फोन पे व्यस्त नजर आते हैं। संसद भवन के अंदर भी और बाहर भी, बाहर तो वीडियो बनाने में अब कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के पास कोई काम नहीं है। अब उनका काम नौटंकी करने वाले का वीडियो बनाना रह गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाने वालों का वीडियो बनाना रह गया है। क्या राहुल गांधी जी के पास अब कांग्रेस में इतनी ही भूमिका बची है? इट सीम दैट ही इज अनएम्प्लॉयड। तो देखिए, आज मोबाइल फोन ही राजनीति का एक बड़ा विषय बन गया। राहुल गांधी भी एक राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी भी राजनीति कर रही है इस पर। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस एक तरफ लोगों से चंदा मांग रही है, कह रही है कि उसके पास पैसा नहीं है और उसे चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के ही बड़े बड़े नेता प्राइवेट जेट से दिल्ली आते हैं और प्राइवेट जेट में सफर करने का अपना वीडियो भी बनाते हैं। ये वीडियो देखिए। इसी महीने की 19 तारीख को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने कैबिनेट मंत्री जमीर अहमद खान के साथ दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि कर्नाटक के किसान सूखे की मार से बेबस हैं, परेशान हैं और केंद्र सरकार को सूखे से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। यानी सूखे पर पैसा लेने के लिए, मदद लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेन में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ये मदद मांगने के लिए एक लग्जरी प्राइवेट जेट से दिल्ली आए और आज उसका एक वीडियो भी हमें मिला,
जिसमें कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री जमीर अहमद खान अलग अलग पोज में अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, जैसे वो कोई बहुत बड़े स्टार हों। आप देखिए, ये सारी तस्वीरें जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये कर्नाटक के एक कैबिनेट मंत्री हैं और इन्होंने ये बैठकर वहां पर तस्वीरें खिंचवाई। उनके साथ आप सिद्धारमैया को भी देख सकते हैं। देखिए आप, ये लग्जरी प्राइवेट जेट देखिए। इनको देखकर आपको क्या ऐसा लगेगा कि एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसके पास पैसा नहीं बचा? ये ऐसी पार्टी के नेता हैं जिसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है? क्या ये एक ऐसी पार्टी के नेता आपको लग रहे हैं जो जनता के पास जा रही है और कह रही है कि 138 रुपए चंदे में हमें दे दीजिए? यानी एक तरफ तो कांग्रेस लोगों से चंदा मांग रही है, दूसरी तरफ उसी के नेता प्राइवेट जेट से कर्नाटक से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। और एक अनुमान के मुताबिक प्राइवेट जेट से बेंगलुरु से दिल्ली आने जाने का एक बार का खर्च लगभग 40 लाख रुपए के आसपास होता है। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे एक सामान्य सी बात बताया है और कहा है कि बीजेपी के नेता भी प्राइवेट जेट में ही इसी तरह यात्रा करते हैं। कल को अब तीसरा सम्मन भेज दिया है और उन्हें 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है और 3 जनवरी की तारीख ईडी ने इसलिए रखी क्योंकि तब तक अरविंद केजरीवाल अपने 10 दिन के विपश्यना शिविर को समाप्त करके दिल्ली लौट चुके होंगे। और अब देखना यही है कि अरविंद केजरीवाल इस बार कौन सा बहाना बनाते हैं। जब पहला सम्मन आया था तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जाना है, वो नहीं आ सकते। जब दूसरा सम्मन आया तो उन्होंने कहा कि उन्हें विपश्यना के लिए जाना है, वो नहीं आ सकते। अब तीसरे सम्मन पर वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और आप समझ लीजिए कि 3 जनवरी को ये सम्मन 3 जनवरी की तिथि के लिए है, तो उनका नया साल ईडी के साथ शुरू होगा। वैसे आज ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी बुलाया था, लेकिन वो भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए और शायद उन्होंने ऐसा करने से पहले अरविंद केजरीवाल से बात भी कर ली होगी और केजरीवाल और हेमंत सोरेन से कुछ टिप्स भी ले लिए होंगे कि ईडी जब सम्मन देता है, बुलाता है, तो कौन कौन से आधार पर सम्मन से बचा जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह तो पता होगा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है। आप में से बहुत सारे परिवारों के जो बच्चे हैं वो क्रिसमस पर फैंसी ड्रेस के साथ तैयार भी होंगे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। और उस दिन आपने देखा होगा खासतौर पर बड़े बड़े शहरों में तो क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्रिसमस पार्टीज होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का दिन खास क्यों है? 3 दिन बाद क्रिसमस है, ये तो पता है। आज क्या है, क्या आप जानते हैं? आज गीता जयंती है, यानी आज वो दिन है जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने छंद के रूप में यानी गाकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्योंकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए इन उपदेशों को जिस ग्रंथ में संकलित किया गया उसे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भगवान श्री कृष्ण के इसी देश में बहुत सारे लोगों को यह तो पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है और इस दिन हमारे देश के बहुत सारे परिवारों में बच्चों को भी सेंटा क्लॉज के बारे में बताया जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज अपने बच्चों को गीता जयंती या भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया होगा। आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और ईरान समेत बहुत सारे इस्लामिक देशों में पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। और खुद हमारे अपने देश भारत में अकेले केंद्र सरकार की मदद से ऐसे लगभग 20,000 मदरसों का संचालन हो रहा है जहां बच्चों को कुरान की शिक्षा दी जाती है। और यहां बात सिर्फ इस्लाम धर्म की या कुरान की नहीं है। पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ा जाता है और वहां लोग अपने घरों से लेकर होटल्स में, दफ्तरों में, यहां तक कि अस्पतालों में भी मरीजों को बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाता है, बाइबल रखने के लिए दिया जाता है। हर घर में आपको यूरोप में, पश्चिमी देशों में बाइबल मिलेगा। जो अमेरिका खुद को दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उस देश के राष्ट्रपति अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर ही हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो बाइडेन की हैं, जिन्होंने 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर हाथ रखकर ली थी। लेकिन शायद भारत अकेला इकलौता ऐसा देश है जहां रामायण और गीता की बात करना भी
सांप्रदायिक माना जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि क्या अमेरिका की तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ रामचरितमानस या गीता पर हाथ रखकर ली जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक गलत धारणा शुरू से बनाकर रखी गई है, जिसमें अपने धर्म की बात करने या धार्मिक ग्रंथों की बात करना सांप्रदायिक माना जाता है, जबकि यह धर्मनिरपेक्षता का जो विचार पश्चिमी देशों से आया वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही है। पहले हमारे देश में परिवारों में, घरों में रामचरितमानस और गीता की प्रतियां रखी जाती थी। हर घर में आपको रामचरितमानस मिलेगा, रामायण मिलेगी। लेकिन अब यह संस्कृति समाप्त होती जा रही है और कड़वा सच यह है कि हमारे देश में कई लोग अब भी धार्मिक ग्रंथों को ना तो पढ़ते हैं और ना ही इन्हें अपने घर में कोई स्थान देते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी हैं। 500 करोड़। इस सूची में तीसरे स्थान पर कुरान है, जिसकी अब तक 80 करोड़ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं। 80 करोड़। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस सूची में दूर दूर तक रामचरितमानस और गीता का कहीं भी जिक्र नहीं है। गीता प्रेस के मुताबिक वर्ष 1923 से लेकर आज तक यानी 100 वर्षों में गीता की सिर्फ 16 करोड़ 21 लाख प्रतियों की बिक्री हुई है, जबकि हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के ही अपने देश में लोग रामचरितमानस और गीता को पढ़ते नहीं। और इसकी वजह यह भी है कि हमारे देश में इसे धार्मिक कट्टरवाद से जोड़कर देखा जाता है और इसे धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल नहीं माना जाता।